हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फाइनेंस के अंदर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। बेटा, क्या होती है डिविडेंड पॉलिसी और इसका क्या यूज आता है हमारी फाइनेंस में, इसको एक और बार ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं इसके बारे में। करें बेटा देखो, डिविडेंड पॉलिसी क्या है। हर कंपनी साल के एंड में जो प्रॉफिट कमाती है सारा का सारा प्रॉफिट बांट देती है या उसमें से थोड़ा सा बचाती है और बाकी बांट देती है, ठीक है। और कंपनी जब डिविडेंड बांटती है ना, उसके अगले ही दिन बाजार में उसके शेयर मार्केट के प्राइस में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। अगर अच्छा डिविडेंड बांटेगी तो प्राइस ऊपर चले जाता है और अगर कम डिविडेंड बांटती है तो प्राइस नीचे चले जाता है। खैर, ऐसा एग्जैक्ट लॉजिक नहीं है, कुछ और भी रीजंस होते हैं इसके पीछे। तो यहां पे इस चैप्टर में आप लोगों को यह सीखना है कि कंपनी किस तरीके से डिसाइड करे कि हमें डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। तो ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी क्या हो कंपनी की, तो यहां पे अलग अलग लोगों ने मेथड दिए। पहले मेथड का नाम है वॉल्टर मेथड, दूसरे का नाम है गॉर्डन और तीसरे का नाम है मोदी मिलर। मोदी तो काम का नहीं है बेटा, खैर हर तरीके से काम का नहीं है मोदी। हाँ बोलो। एम अप्रोच आप लोगों ने किस में पढ़ी होगी थर्ड ईयर में? मोदी, गिलानी, मिलर, हाँ आप लोगों ने पढ़ी तो होगी थर्ड ईयर में किसी में। चलो अभी फिलहाल याद नहीं रही थर्ड ईयर में किस में पढ़ाया था, खैर बात करते हैं। करें बेटा, चलो सुनो मेरी बात। तो बेटा एक वॉल्टर का है, गॉर्डन का और एक मोदी का। जो काम का है वो मेनली तो वॉल्टर का ही है, गॉर्डन का भी हम लोग पढ़ेंगे। मोदी तो आप लोग को हमेशा से पता है कभी काम का रहा ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। आ जाओ तो करें, आओ 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 टॉपिक पे चलते हैं। वॉल्टर की बात करते हैं, वॉल्टर है ना। आओ बेटा वॉल्टर ने एक फार्मूला दिया जो आप लोगों को याद करना है। हूबहू वैल्यूज डालनी होंगी इसके अंदर केवल, और आंसर आपके आते जाएंगे। डिसीजन कैसे लेना है वो पहले बाद में बात करेंगे, पहले ये देखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला है बेटा डी अपॉन के ई। सर डी का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर और के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब समझते हो? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके थर्ड ईयर में चैप्टर था कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके, वही वर्ड होता है केई। आप लोगों को भी थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो खैर केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका एक मीनिंग आप लोग ये समझ सकते हो थोड़ी देर के लिए जो सेकंड ईयर वाले हो, ये वो रेट है जो इक्विटी वाला उम्मीद करता है कि इतना परसेंट तो कम से कम उसको रिटर्न मिले, ठीक है। केई का मतलब क्या हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर उम्मीद करता है कंपनी में जब पैसा लगाता है कि भाई कम से कम 12%, कम से कम 15% तो उसको रिटर्न मिले। तो केई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी वो रिटर्न जो ये उम्मीद कर रहा है कि कंपनी से इसको मिल जाए। केई समझ में आया? बिल्कुल हाँ, अलग नहीं, शेयर होल्डर नहीं, कहने का मतलब पूरी एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर जो एक ही कंपनी की है वो उनकी उम्मीद केई है। सेम एक ही रेट होगा सबका, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो आ गई, आ रही है बात समझ में। प्लस ये फार्मूले में डी अपॉन के ही याद कर लिया, प्लस आर। आर का मतलब वो रेट जो एक्चुअल में आप कमा के दिखा रहे हो। आपकी कंपनी जो परफॉर्मेंस कर रही है, आपकी कंपनी को अगर 1 लाख दिया जाता है और कंपनी ने 17,000 कमा के दिखाए, इसका मतलब आपकी कंपनी की कमाने की रेट कितनी है? 17% है, हाँ या ना। तो यानी कि आर का मतलब क्या होता है? वो रेट ऑफ रिटर्न जो आप लोग खुद कमा रहे हो, यानी कि कंपनी कमा के दिखा रही है। आ रही है बात समझ में? फिर आर के मल्टीप्लाई में क्या करना है? ई माइनस डी। ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। यानी मान लो मैंने कमाया एक शेयर पे 20 रुपए, लेकिन बांटे कितने? 15 रुपए, तो 20 माइनस 15 कर देंगे। आ रहा है समझ? ई माइनस डी किससे मल्टीप्लाई होना है? आर से, और डिवाइडेड बाय के ई। बेटा जरा ध्यान से देखना, 2 बार डिवीजन है, एक बार ऊपर है और एक बार नीचे है, और दोनों बार के ई से ही है। समझो इस फार्मूले को दोबारा से लिख के दिखाता हूं। ये फार्मूला ऐसे बना, आर इंटू फिर क्या करेंगे अपन? ई माइनस डी। ये सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने के बाद इसको के ई से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से के ई से डिवाइड कर देंगे, और यहां पे क्या प्लस करना है बेटा? डी अपॉन के ई। फार्मूले को 2-3 बार लिख के देखोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा, वरना ऐसे फार्मूला जल्दी से याद नहीं होना, क्योंकि आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। मतलब ऊट पटांग सा फार्मूला है, इसको याद करने का एक ही तरीका है, बार बार लिखो तो याद हो जाएगा। क्या? पहले इधर वाला या इधर लिख लो। ये क्या है? डी अपॉन के ई। तो सर यहां पे भी नीचे क्या आएगा? के ई। सर यहां पे भी क्या आएगा? के ई। यहां पे आएगी वो रिटर्न जो हम कमाते हैं, और एक डिफरेंस किसके बीच में? बिल्कुल सर, लिख लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा फार्मूला। डन। मुद्दा है कि सर अब डिसीजन कैसे लें। हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए कि बाजार में हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू, हमारा डिसीजन हमेशा वो होना चाहिए जिससे बाजार में शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा हो। यही तो चाहते हैं ना, बाजार में ग्रोथ हो। तो यानी
ऐसी सिचुएशन कौन सी होगी जब प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो? तो ऑप्टिमम पे आउट रेशो, इस बात को हम प्रूव कर करके देखेंगे सवाल के अंदर। जब रेट ऑफ रिटर्न जो हम कमा रहे हैं वो शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा कमा रहे होंगे, तो पता है शेयर होल्डर क्या कहता है? शेयर होल्डर कहता है सर रखो आप पैसे अपने पास ही, हमें मत लौटाओ। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप लोग इस बात को समझना बेटा, केई क्या है? वो जो आप उम्मीद कर रहे हो, आर क्या है? जो मैं कमा के दिखा रहा हूं। आप उम्मीद कर रहे हो कि आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते तो 15% तो कमा लेते, और मेरी कमाने की रेट कितनी है रियल में? 20%। यानी अगर आप मेरी कंपनी में पैसा कमा रहे हो, लगा रहे हो, तो आपकी इनकम जो है वो 15% बढ़ेगी या 20%? अब आप बताओ, आप ये पैसा निकाल लेना चाहोगे जो 15% आपको मिला, या आप सोचोगे यार ये 15 भी इसी में लगा रहे तो अगले साल 115 का 20% मिलेगा, 120 का 20%? समझ रहे हो? आप लोग इस पैसे को निकाल लेना चाहोगे, आप चाहोगे कि मैंने जो 20 रुपए कमाए हैं वो पूरे आपको दे दूं, या आप सोचोगे यार 20 भी सर के पास ही लगे रहने देना? क्योंकि आपको अगर मैं 20 रुपए दे दूंगा, आपने मान लो उसको बैंक में एफडी करवाई, तो 20 रुपए पे कितना परसेंट रिटर्न आएगी? 15%, 3 रुपए। आप तो कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो 3 रुपए आएगी ना। अगर मैं दे दूं आपको वो 20 रुपए हाथ में, तो आप क्या सोचोगे? यार सर से 20 रुपए लेके क्या फायदा, मैं इस 20 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करूंगी, तो 15% रिटर्न आएगी, यानी कि 3 रुपए। और जबकि अगर मैं सर को ये 20 रुपए वापस दे दूं, तो सर 20 रुपए का 20% कमा के दिखाएंगे, यानी 4 रुपए। तो मैं सर से डिविडेंड क्यों लूं? मैं सर के पास ही छोड़ दूं ना डिविडेंड। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यानी जब मेरी कमाने की रेट आपकी उम्मीदों से ज्यादा है, तो हमारा जो डिविडेंड पे आउट रेशो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। शेयर होल्डर कहता है सर आप अपने पास ही रखो, आप बढ़िया पैसा कमा रहे हो, हमारी तो बाजार में कीमत बढ़ रही है शेयर की, हम तो शेयर बेच के पैसा उठा लेंगे जिस दिन उठाना होगा। अरे बात समझ। लेकिन अगर मैं आपकी उम्मीदों से कम कमा रहा हूं, यानी आपको उम्मीद थी 15% और मैं 10% ही कमा रहा हूं, तो बेटा आप क्या कहोगे? सर मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, अगर मैं 100 कहीं बैंक में एफडी करवाती तो 115 रुपए मिल जाते, आपने 110 ही कमा के दिखाए। तो आप तो एक काम करो, 10 तो मुझे दे ही दो, क्योंकि अगर मैं इस 10 को बैंक में डालूंगी तो 10 का 15% 1.5 रुपया तो ले लूंगी ना, और आपको 10 रुपए छोड़ दूंगी आपके पास, तो आप तो 10% यानी कि 1 रुपए कमा के दिखा पाओगे इसमें। आ रही बात समझ? तो आप क्या करोगे कि सर आपकी जो कमाने की रेट है वो हमारी उम्मीदों से कम है, तो आप एक काम करो, जो भी कमाया हमें दे दो वापस। डिविडेंड पे आउट रेशो कितना रखो? 100। डिविडेंड पे आउट का मतलब समझते हो? जो कमाया और उसमें से जो बांटा, यानी क्या क्या कह रहे हैं? मीनिंग है डिविडेंड पे आउट का, जो भी कमाया सर सारा ही दे दो आप तो हमें वापस। ठीक है, कुछ भी मत रखो। और अगर मेरा और आपकी कमाई दोनों सेम है, जो मैं कमा रहा हूं, जो आपकी उम्मीदें दोनों बराबर ही हैं, आप 15 की उम्मीद करते हो, 15 में है, तो फिर आप कहते हो जो आप करो सर कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर आप हमें डिविडेंड दे भी दोगे तो भी चलेगा, और अगर डिविडेंड नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम भी कहीं और पैसे इन्वेस्ट करते तो भी 15% ही आती, आप भी 15 ही दे रहे हो, क्योंकि दोनों जगह सेम है, तो कोई भी डिसीजन ले सकते हो, एनीथिंग। आ रही है बात समझ? ये था हमारा वॉल्टर मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, कॉमर्स में भी जो आगे के एग्जाम्स होते हैं, आपके नेट वगैरह के दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, वहां पे भी ये काम का होता है वॉल्टर मॉडल। ठीक है, सीधा फार्मूला आ जाता है या वैल्यूज दे देते हैं, आपको बस सॉल्व करना होता है। ठीक है, गोल्डन मॉडल में क्या लिखा हुआ है बेटा? गोल्डन मॉडल बस इतना सही है, ये फार्मूला है बस छोटा सा, ये छोटा सा क्या? डी का मतलब क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर। के का मतलब वो रेट जो आप लोग उम्मीद कर रहे हो, और जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। बेटा जी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट निकालने का या तो सवाल में दे रखी होगी, नहीं दे रखी हो तो सवाल में फार्मूला क्या है ग्रोथ रेट निकालने का? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो, डीपी रेशो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो, इंटू आर यानी मेरी कमाने की रेट। ठीक है, ये आप लोग याद मत करो, ई इंटू 1 माइनस बी, अगर याद करना है तो कर लो, ये दोनों एक ही चीज होती है। बी का मतलब होता है वो पैसा जो मैंने बचा के रख लिया, आप लोगों को बांटा नहीं, रिटेंशन रेशो। 1 माइनस रिटेंशन भी बोलते हैं। बी का मतलब क्या होता है बेटा? रिटेंशन, यानी कि वो पैसा, मान लो मेरी अर्निंग थी 10 रुपए और मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोचता हूं यार 30% तो बचा के रख लेते ना अपन, मैं बांटूंगा कितना, इसका मतलब 70%। कैसे पता चला 70% बांटना है? 1 माइनस 30%, तो कितना बांटना है? 70%, यानी मेरा डिविडेंड कितना होगा? अर्निंग इंटू 1 माइनस बी। बी का मतलब क्या हुआ? रिटेंशन, कितना रिटेन कर रहा हूं मैं, तो मैं कितने रुपए बांटूंगा? 3.5 मेरा डिविडेंड हो जाएगा। डिविडेंड को ही ई इंटू 1 माइनस बी लिख सकते हैं। बेटा लास्ट में एक जो फर्जी सा, ये कितना गंदा सा फार्मूला दिख रहा है, मोदी गिलानी मिलर, इस पे शायद सवाल भी एक ही होगा हमारी बुक में, और हम वो भी नहीं करेंगे। मैंने यहां लिख तो दिया है, लेकिन ना तो मैं इसको पढ़ा रहा हूं ना ही करवाऊंगा। ठीक है, एक ही सवाल होगा, अगर होगा तो भी। करे बेटा आज की क्लास शुरू? हाँ बोलो। हाँ नहीं कोई बात नहीं, फार्मूला तो लिख दिया। चलो सवाल शुरू करें। देखो बेटा कितना आसान सा सवाल आएंगे, सवाल लेंथी है लेकिन आसान है। ठीक है, पहले एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ, सीधा एग्जांपल 1 छोड़ दो, काट दो। फर्जी सवाल था एग्जांपल 1, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें।
करें एग्जांपल, वो तो फोटो भेज दो। चलो एग्जाम्पल 2 निकालें, करें बेटा। देखो एग्जाम्पल 2 को करने के लिए मैं केवल हिंट बता रहा हूं कैसे करना है, आप लोग आराम से प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम्पल नंबर 2 में 3 अलग अलग कंपनीज दे रखी हैं, ए, बी और सी। मैं समरी उतार रहा हूं सवाल की बोर्ड पे। ए, बी और सी। ए लिमिटेड जो है उसमें आर कितनी परसेंट है बेटा? 12%, के 8, ई 10 रुपए, हाँ हाँ बेटा अगर तीनों कंपनियां देखो तो तीनों की अर्निंग यानी तीनों कंपनियां बराबर रुपए कमा के दिखा रही है। तीनों कितने रुपए कमा के दिखा रही है? 10 रुपए। लेकिन तीनों कंपनियों की बातें अलग अलग हैं। इसके लोगों को उम्मीद थी 8%, कमा रहा है 12%। यानी सवाल सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि इसका जो बेस्ट आंसर आएगा ना प्राइस का, वो कब आएगा बेस्ट आंसर? जब हम लोग डिविडेंड कितना दे रहे हो? 0% दे रहे हो, वो आंसर सबसे बेस्ट आएगा। अभी हम सॉल्व करके देखेंगे, वो आंसर सबसे बेस्ट होगा जब डिविडेंड कितना परसेंट बांट रहे होंगे? 0। क्यों? क्योंकि लोगों की उम्मीद से ज्यादा कमा के दिखा रहे हो। बेटा यहां पे बेस्ट आंसर क्या आएगा? प्राइस का बेस्ट आंसर तब आएगा जब मैं डिविडेंड कितना बांट रहा हूं? 100%। क्यों बेटा बेस्ट आंसर क्यों आएगा वो? क्योंकि लोगों की उम्मीदें 8 है, आप कमा 6 रहे हो। तो यानी जब सबसे ज्यादा बांटोगे, 100% बांट दोगे, डिविडेंड जो भी कमाया है पूरे पैसे अगर बांट दोगे, तो आपका आंसर प्राइस का सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसमें कुछ भी आंसर रख दो सेम ही आएगा। यहां पे प्राइस आप डिविडेंड की कोई भी रेट रख दो बेटा, कोई भी रेट रख दो, ठीक है, हर बार आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई बात समझ? अच्छा, सवाल में और क्या लिखा हुआ है? नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। कह रहे इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी प्राइस कैलकुलेट करो। ठीक है, इफ ईच ऑफ दीज कंपनीज अप्लाइंग वॉल्टर फार्मूला, कौन से वाला फार्मूला लगाना है? वॉल्टर का। डिविडेंड पे आउट रेशो अलग अलग दे रखे हैं केसेस। केस ए कितना है? अच्छा सारे केसेस लिख देता हूं, 20, 60, 0 और 100, यही करना है ना। हमारा केसेस क्या क्या दे रखे हैं डिविडेंड के? 20, 60, 0 और 100। यानी एक बात समझ लो, ये 12 सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए? 12। क्यों? 3 और 3 चौक, हर सवाल 4-4 बार सॉल्व करना है। तो कितना हो गया? यानी ए को 4 बार सॉल्व करना है, बी को 4 बार सॉल्व करना है, सी को 4 बार सॉल्व करना है। तो एक सवाल हुआ है, 12 सवाल हुए। 12 मैं रैंडमली कोई भी सवाल सॉल्व करके दिखा दूं आप लोगों को। जैसे एक बात बताओ, ए में अगर मैं इसको बोलूं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ए में इन चारों में से किससे सॉल्व करके बताऊं? आप ये बता दो। 20% पे सॉल्व कर दूं, यानी मैं आपको आंसर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ए ए, समझ गए? ए ए बेटा, ए में एक चीज लिख के रख लो कि डिविडेंड पर शेयर कितना होना चाहिए। हमारी अर्निंग थी 10 रुपए और ए बोल लो, डीपी डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है? 20%, है ना। तो 10 रुपए का 20%, यानी मैंने डिविडेंड कितना बांटा होगा? 2 रुपए। अब सवाल सॉल्व कर लें। फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। आओ बेटा प्राइस का फार्मूला लगाते हैं। प्राइस का फार्मूला, डिविडेंड, सर डिविडेंड कितना है? 2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8 है, तो इसको 0.08 लिख लेना। ये लोग कैसे लिखते हैं? 8 लिखते हैं, हाँ सही है, ठीक है बेटा। प्लस जैसे ही आपने यहां 0.08 लिखा, यहां पे भी 0.08 लिख लो और यहां पे भी 0.08 लिख लो। अरे बस समझ। फिर ई सॉरी आर कितना था? 0.12 इंटू ई 10 रुपए, डी 2 रुपए। बस सॉल्व कर लें इसको। आओ बेटा मेरी हेल्प करोगे? ये मैंने क्या लिखा? अच्छा ये मैंने लिखा डिवाइड का निशान और ये 0.2 को 0.8 से करो, 25 प्लस 2 को नहीं 8 को 12 से 0.96 डिवाइडेड बाय 0.08 अपॉन 0.08। तो ये हो गया बेटा 25 प्लस 8 से किया तो 12 या 120। इसको इससे करेंगे तो अच्छा फाइनल आंसर बता दिया 150। तो ये कितना हो जाएगा? 175। मैच कर लो, ठीक है। अब मैं ए में मैंने आपको कोई एक करवा दिया है, बी में कौन सा करूं ये बता दो। ये ए का ए था 60%, यानी बी का बी करवा दूं। चलो बी का बी करवा देता हूं। समझ गए ना मैं कैसे करवा रहा हूं? चलो बेटा पहले तो डिविडेंड निकाल के रख लो। डिविडेंड किसको बोलेंगे? सर अर्निंग थी 10
और 60% यानी कि कितना हो जाएगा 6 रुपए। हाँ या ना? चलो फिर से करें सॉल्व। सेम यही फार्मूला लगाना है बेटा। डिविडेंड कितना रखूं 6। इस सवाल में के कितना था सर 0.08। जैसे ही आपने यहां लिखा 0.08 यहां भी लिखा और यहां पे भी लिख लिया। आर कितने सवाल में 0.06 और ई कितना था 10। डिविडेंड कितना है 6। सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है ये हुआ 4 4 6 24। 0.24 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइड बाय 0.08। सॉरी फाइनल था ना ये। चलो तो 112.5 मैच कर लो आंसर। समझ में आ रहा है कैसे किया? ठीक है अब सी में कोई एक करवा दो, बोलो कौन सा करूं? सी में 2 कर लेते हैं, काम करते हैं। क्यों? ताकि सी में यह प्रूव हो जाए कि डिविडेंड कुछ भी बांटो आंसर तो आपका वही आएगा। ठीक है एक बार आप चेक कर लो सी के सारे आंसर सेम आ रहे होंगे। चलो सी का कौन सा करूं? सी। चलो सी का सी करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। करें बेटा प्राइस का फार्मूला लगाओ। पहले डिविडेंड निकालो, सॉरी पहले क्या निकाल लो डिविडेंड। सी में 0% है तो 10 रुपए का 0% कितना होता है 0। देखो कितना आसान हो गया ये तो। प्राइस का फार्मूला डिविडेंड कितना है 0 डिवाइड बाय 0.08 प्लस सीधा यहां पे 0.08 यहां पे भी 0.08। आर कितना है 0.08 मल्टीप्लाई करना है ई 10 और डिविडेंड 0। बेटा 0 को कुछ भी सॉल्व करो वो कितना हो जाएगा 0। ये हुआ 10 ये हुआ 0.8 हो गया। 0.8 को 0.08 से डिवाइड करूंगा और फिर दोबारा 0.08 से तो 100 रुपए समथिंग आ जाएगा। कितना आएगा हैं 10 8 125 कैसे हो सकता है? इसे सॉल्व करके सारी चीजें ऑटोमेटिकली कट तो रही। अच्छा हाँ सॉरी सही है 125 रुपए डन। अच्छा अब मैं एक बार सी का ही डी भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। और डी में डिविडेंड है 100% यानी 10 रुपीज का 100% कितना होगा बेटा 10 रुपए। चलो आओ सॉल्व करो। प्राइस बराबर डिविडेंड 10 रुपए 0.08 जैसे ये लिखा 0.08 वैसे यहां पे लिख दिया, यहां पे भी लिख दिया 0.08। यहां पे आर कितना था 0.08 और इनटू 10 माइनस 10 अर्निंग भी 10 डिविडेंड भी 10। तो बेटा सॉल्व करो ये आ गया 125 और अगर यहां ध्यान से देखो तो ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करो वो 0 ही आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 125। आप लोग चाहो या चाहो कि आपको 12 तो करने ही थे, 4 मैंने करा दिया, 8 आप लोग खुद कर लोगे। हर बार बस डिविडेंड पहले निकाल के रख लेना कि डिविडेंड कितना है, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का एग्जांपल नंबर, ये क्या लिख दिया मैंने, सेकंड। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 का है, ये रहा द अर्निंग पर शेयर। एक बार मैं बोर्ड पे सवाल बना देता हूं, करवा नहीं रहा हूं, होमवर्क में दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, द अर्निंग पर शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड इज 10। बेटा XYZ लिमिटेड का सवाल है और बोला है कि अर्निंग पर शेयर यानी कि जो ई होती है वो कितनी है बेटा, 10 रुपए। एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, बेटा अंडरलाइन कर लो, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बिल्कुल सही बेटा, कितना है 10%। अंडरलाइन करके लिख लो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन को। द कंपनी हैज बिफोर इट द ऑप्शन एडॉप्टिंग अ पे आउट रेशियो। हमारे जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है बेटा वो 3 सवाल हो गए। डिविडेंड पे आउट रेशियो ए कितना है 20%, 40% और सी कितना है 80%। यूजिंग वॉल्टर्स फार्मूला कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि जो आर है वो कितनी है 20%। इसको ए केस दे दो और ये भी 9 सवाल हो गए। 10% अगर बी हो और 8% अगर ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। बेटा ये कितने सवाल हो गए, 9 सवाल हो गए। समझे आप लोग कैसे हुए। एक बार आर को 20% लेना, इसको 20 लेना डिविडेंड पे आउट, एक बार आर 20 ये 40, आर 20 ये 80, समझ गए। फिर एक बार आर 10 ये 20, ऐसे। आप कहो तो मैं करवा दूं, रियल में कुछ भी नहीं करना है,
कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, फार्मूला बिल्कुल वही है, सॉल्व करना है केवल, ठीक है। और बस सॉल्व करके आप लोग ये जरूर चेक कर लिया करो कि आंसर पक्का वही ज्यादा आ रहा होगा जहां पे ये वाला रूल लग रहा है, ठीक है। ये होमवर्क में रख लो, आगे बढ़ो। ये था एग्जांपल नंबर कौन सा 3। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 4 पे, ठीक है। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 4, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर से एग्जांपल नंबर 4 जो है ये छोटा सा सवाल है, मार्केट प्राइस यानी प्राइस निकालना है। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी है 10 लाख रुपए। सुनना बेटा, अर्निंग पर शेयर नहीं है, अर्निंग पूरी कंपनी की है, कितनी 10 लाख। और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2 लाख। बेटा अगर मैं अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं तो मेरा अर्निंग पर शेयर 5 रुपए आ जाएगा या नहीं आएगा, यानी ईपीएस पता चल गया हमें, ठीक है। फिर सवाल में दे रखा था डिविडेंड पेड, पूरी कंपनी ने जो डिविडेंड दिया वो कितना है 6 लाख। तो अगर मुझे डिविडेंड पर शेयर निकालना है तो मैं 6 लाख को 2 लाख से डिवाइड कर दूं तो मेरा डी यानी कि 3 रुपए आ जाएगा या नहीं आएगा। ई पता चल गया, डी पता चल गया। प्राइस अर्निंग रेशो, बेटा आपको पता है प्राइस अर्निंग रेशो किसको बोलते हैं, मैंने रेशो में पढ़ाया होगा। मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर, अर्निंग पर शेयर नीचे, इंटू 100। ये जो आंसर दे रखा है कितना दे रखा है बेटा, प्राइस अर्निंग 8, ये इंटू 100 मत लगाना, ये 8 ही रख लो, ठीक है। बेटा मार्केट प्राइस ईपीएस, जब हमें ईपीएस पता है 5 तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 यानी कि 40। ये हमारे किस काम आएगा, अभी तो किसी काम नहीं आने वाला। याद है आप लोगों को जब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3rd ईयर में पढ़ाता हूं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने यानी कि केई निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है वो अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना। तुम्हारी इंडेक्स में कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से तो कोई चैप्टर नहीं है ना, हाँ ठीक है 3rd ईयर में ही होता है। केई निकालने का एक तरीका है जिसमें एमपीएस काम आ सकता है। आगे देखो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आर दे रखी है कितने परसेंट, 15% दे रखी है। और आर यू सेटिस्फाइड विद द करेंट डिविडेंड आउट पॉलिसी, इफ नॉट व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम यूजिंग वॉल्टर मेथड। आप आंसर देख के आसानी से कर लेंगे, बस यहां पे मुद्दा यह है कि सवाल में सारी चीजें पता है, डी के ई डी के ई सब पता है ना, बस क्या नहीं पता, क्या नहीं पता सवाल में, के ई नहीं पता। तो के ई का जो फार्मूला है वो बुक में ही दे रखा है, आप लोग यही वाला यूज कर लो मेरे वाले की बजाय। वो दे रखा है इन्होंने 1 प्राइस अर्निंग रेशो, क्या दे रखा है 1 प्राइस अर्निंग रेशो। ये फार्मूला आप लोग साथ में लिख लेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 1/PE रेशो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इस टॉपिक को छोड़ दो, ये रहने दो, ये सीधा ऐसे लिख लिया। तो 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है 0.125, यानी कि इसको हम 12.5% भी लिख सकते हैं। अब ये सवाल नॉर्मली सॉल्व हो सकता है। अब अपना उन्होंने पूछा बढ़िया डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होना चाहिए, तो आप खुद सोच के बताओ, के ही है 12.5 और कंपनी की खुद की रिटर्न है 15, यानी कंपनी अच्छा कमा रही है, कंपनी अच्छा कमा रही है तो डिविडेंड कितना देना चाहिए 0। तो आंसर में लास्ट में देख लेना, आप 0 पे सॉल्व करके दिखा देना इसको, आंसर इसको 0 पे सॉल्व करके दिखा देना पेपर में और बोलना कि देख कंपनी अभी तो तू इतना डिविडेंड दे रही है, लेकिन अगर तू डिविडेंड 0 देगी तो तेरा प्राइस ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो 2 बार सॉल्व करके दिखा देना, एक बार तो इस वाले डिविडेंड से 3 रुपए से, और दूसरी बार डिविडेंड क्या रखना 0, क्योंकि आप लोगों ने सलाह दी है कि अगर आप डिविडेंड 0 दोगे तो आपका प्राइस ज्यादा अच्छा होगा। कर लोगे ये सवाल भी बेटा, हाँ या ना, ठीक है। अगला टॉपिक गॉर्डन मॉडल का है, एक ही सवाल शायद ये है, ये चौथा था ना, 5वां गॉर्डन पे है और छठा वो है जो हमें करना नहीं है। छठे क्वेश्चन को तो काट दो बिल्कुल ही, ठीक है। तो बस पांचवा बचा है गोल्डन। अगर आप कहो तो मैं 5वां भी करवा दूं आप लोगों को, अभी गोल्डन खत्म हो जाएगा, या कल के लिए रखना हो तो कल रख लेते हैं। इतना सही है गोल्डन, बोलो करवाऊं या नहीं करवाऊं। छठा तो करवाऊंगा नहीं, मोदी गिलानी मिलर का है, क्या करवाना है बोलो, एक सवाल है, बोलो क्या करवाना है, बोलो करवा दूं ना, चलो कर लेते हैं, आ जाओ फिर चैप्टर ही खत्म। देखो बेटा लास्ट देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6 मोदी वाला नहीं करेंगे, और मैंने आपको बताया मेनली यही वाला आता है वॉल्टर वाला, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 6 कर रहे हैं, सॉरी 5 तो कर लिया ना अपन ने, 6 कटवा दिया, 5 करना है, सॉरी। ये रहा एग्जांपल नंबर 5। देखो बेटा ग्रोथ, नॉर्मल और डिक्लाइनिंग 3 तरह की कंपनियां हैं। एग्जांपल नंबर 5 में एक कंपनी का नाम है ग्रोथ, दूसरी का नाम नॉर्मल और तीसरी का नाम
डिक्लाइन यानी कंपनी गंदा परफॉर्म कर रही है, नाम भी अपने नाम के अनुसार ही कर रहे हैं, काम भी। अच्छा, इन सब का क्या सिचुएशन दे रखी है कि इसकी जो आर है वो के ई से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ग्रोथ में है। इसकी आर और के ई दोनों की बराबर है, यानी एक नॉर्मल कंपनी है, और इसकी आर जो है वो के ई से भी कम है, इसीलिए बेकार कंपनी है ना। आगे देखो, आर और के ई दे कितनी रखी है, के ई कितनी है, ठीक है, ई नहीं, हाँ ई है 10 रुपए। चलो और बोलो, यानी ये भी 0.10 और के ई भी 0.10, और ई तो सब में ही 10 होगा, ई तो सब में ही 10 है। यहाँ पे आर और ठीक है। ये 3 सवाल हो गए। नीचे क्या लिखा है, फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनीज अप्लाइंग गोल्डन्स फार्मूला। तो ये बेटा कौन से वाला टॉपिक आ गया, गोल्डन्स वाला आ गया, ठीक है। और उन्होंने 4 केसेस बना दिए, इसमें भी नहीं 3 केसेस, 40%, 60% और 90%। कह रहे हैं अगर डीपी रेशो जो हो बिल्कुल सही, वो कितना हो, 40%, 60% और 90%। इसको ए, इसको बी, इसको सी सवाल दे दो। तो बेटा ग्रोथ के लिए 3 बार सॉल्व करोगे, नॉर्मल के लिए और डिक्लाइनिंग के लिए। पहले कोई एक बोल दो, ग्रोथ का कौन सा सवाल सॉल्व करें, ए बी सी, बी। तो हम ग्रोथ का कर रहे हैं कौन सा, बी, जी बी करें बेटा। बेटा सबसे पहले इस बार फार्मूला कौन सा लगाना है, ये, ठीक है बेटा। इनके लिए पहले आपको ग्रोथ रेट निकाल के रख लो। एक काम करो, सब कंपनियों की पहले क्या निकाल के रख लो, ग्रोथ रेट निकाल के रख लो। अगर मैं ग्रोथ रेट बोलूं तो उसका फार्मूला क्या है, यहां पे ये डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज होते रहेंगे। चलो एक सेकंड रुको, जी का बी कर रहे हैं हम लोग, है ना। जी का बी करने के लिए सबसे पहले ग्रोथ रेट निकाल लो। ग्रोथ रेट का फार्मूला हुआ क्या हमारा, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू आर। तो बेटा हमारा बी, बी में क्या है, ये रहा 60%। तो 1 माइनस 0.06 नहीं 60 इंटू आर, आर कितना है 0.15। तो ये हो गया 40, 15 चौक 60, 0.06 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है डन। अब सवाल में हमारे पास डी है, के ई है, अब सब कुछ है। डी डिविडेंड पता है कि नहीं, डी और निकाल के रखो। डी कितना होगा, अर्निंग का कितना परसेंट, हम कौन से वाला सवाल कर रहे थे, बी वाला ना, 60%, यानी कि 10 रुपए का 60% कितना हो जाएगा, ₹6। चलो गोल्डन वाले से प्राइस का फार्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा फार्मूला बेटा इसका, डी अपॉन के ई माइनस जी। तो डी निकाला 6 रुपए, के ई दे रखा था 0.10 और ग्रोथ रेट है 0.06। तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 0.04 यानी 15 रुपए आ जाएगा मेरे ख्याल, या 150 रुपए। आंसर मैच कर लो, जी बी। फर्स्ट का सेकंड आंसर चेक कर लो। मैं देखो हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल में किसका करवाऊं बोलो, 90%, एनसी। नॉर्मल में कर रहे हैं हम लोग सी। तो फिर से एक बार ग्रोथ रेट निकाल लें, 1 माइनस 90% का मतलब 0.90 इंटू आर का मतलब कितना था 0.10। आ रहा है समझ, ये वाला कर रहे हैं। तो ये 0.01 आ गया, ठीक है। डिविडेंड क्या हो जाएगा, 10 रुपए का कितना परसेंट था, 90% ना, तो 10 रुपए का 90% लिख दो, तो 9 रुपए हो गया आंसर। चलो प्राइस निकाल लो बेटा, डिविडेंड कितना है अपना 9 रुपए, के ई कितना है सवाल में 0.10, ग्रोथ रेट कितनी है 0.01, तो 9/0.09 यानी कि 100 रुपए आंसर आ गया। आया ना। इसका कोई भी सवाल करोगे आंसर 100 ही आएगा, क्योंकि क्या है R इक्वल्स टू के ई है, सबका आंसर 100 ही आना है। चलो अब डिक्लाइनिंग में भी अगर कोई पूछना है तो बोलो, ए करवा दूं उसका, डिक्लाइनिंग का ए वाला करवा देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना सारे। हाँ बेटा, तो क्या करना था, पहले तो ग्रोथ रेट निकाल दूं, 1 माइनस जी कितना है 0.40 इंटू आर कितना है 0.08, है ना। तो ये होगा 6×8 = 0.048, ठीक है। उसके बाद डी निकाल लो, डी अर्निंग थी 10 रुपए, 10 रुपए का कितना परसेंट था, कहां गया, कितना, कौन सा सवाल कर रहे हैं, ए कर रहे हैं ना, ए में 40% है, तो 40% कितना आ जाएगा, ₹4। तो बेटा प्राइस कितना आ जाएगा, डिविडेंड यानी कि 4 रुपए, के ई कितना था 0.10 माइनस 0.048, तो यह आ जाएगा 0/0.8 तो 10, 1 5 10, 1 बस आंसर फाइनल 76.90। मैच कर लो एक बार, मैच हो रहा है। देखो ये 100 रुपए से भी नीचे चलेगा, क्योंकि कंपनी कितनी बेकार काम कर रही है,
ठीक है, तो इस तरीके से गॉर्डन के भी आप और फार्मूले निकाल सकते हो। बस पहले आपको जी निकाल के रखना है, फिर डी तो चाहिए, जब इसका किया था तब भी डी पहले निकाला था, इसमें जी और निकालना था एक्स्ट्रा। क्लियर है? तो ये आपके गॉर्डन और वॉल्टर है। पेपर में बस कंफ्यूज मत हो जाना कि वॉल्टर का कौन सा था और गॉर्डन का। तो याद रख लेना, वॉल्टर का फेमस बड़ा वाला फार्मूला है, गॉर्डन का वो है जो छोटा सा फार्मूला है। मोदी मिलर तो अपन पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे होता है हमारा टॉपिक और क्लास खत्म। आज के लिए इतना ही, और इस फाइनेंस के लिए इस बार इतना ही। मिलेंगे फिर कभी किसी नए टॉपिक में, नई क्लासेस में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।